अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो एवरेज लीव का टॉपिक है। इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के अंदर एवरेज लीव का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है जी, आज हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के अंदर जो है हम एवरेज लीव के जो है पार्ट को किस तरह से जो है एड्रेस कर सकते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास एवरेज लीव है, उसका फॉर्मूला क्या है, तरीकाकार क्या है, इसको किस तरह से न्यूमेरिकल में एड्रेस करना है। आज सब चीज़ों के जो है आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको आगे लेके बढ़ते हैं। हमारे पास एवरेज लीव का जो स्टेप कहां पर आता है इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एवरेज लीव का जो क्राइटेरिया है, अगर आप अपने न्यूमेरिकल की सारी रजिस्ट्रेशन को देखें तो न्यूमेरिकल के अंदर एवरेज लीव की जो पोजीशन है वो हमारे पास सबसे पहले टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम में से हम अपनी डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में अगर हमारे पास एओपी वगैरह हो उसको हम ऐड कर लेते हैं रेट पर्पस के लिए। ठीक है जी, उसके बाद फिर जब हम उसको स्लैब पे लगा लेते हैं फिर एओपी को बाहर कर लेते हैं, अपना एक्चुअल टैक्स आ जाता है। जब हमारे पास एक्चुअल टैक्स आ जाता है उसके बाद फिर हमने एवरेज लीव देना होता है। क्या देना होता है जी? एवरेज लीव। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक्चुअल टैक्स जब आप फाइंड कर लेंगे, आपके पास स्लैब लगाने के बाद जब आपके पास वो टैक्स आ जाएगा तो उसके बाद का काम जो है वो हमारा एवरेज लीव होता है। अब एवरेज लीव क्या चीज है? बेसिकली ये आपकी लायबिलिटी जो टैक्स की है उसके अंदर रिडक्शन है, उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। तो एवरेज लीव मेरी लायबिलिटी रिड्यूस करता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक जो है समझ लीजिए रिलीफ है आपके लिए। क्या है आपके लिए? इसीलिए इसका नाम एक एवरेज लीव रखा गया कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को खत्म करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है जी, जबकि जो डायरेक्ट टैक्सेस होती है वो टोटल इनकम को कम करती है। आपकी टोटल इनकम आती है वो जितनी कम होगी उतना टैक्स कम लगेगा, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस को हम लोगों ने कहा है वो टोटल इनकम को कम करती है, जबकि एवरेज लीव जो है वो हमारी टैक्स की लायबिलिटी को कम करता है। ठीक है जी, तो देखते हैं आज के एवरेज लीव का फार्मूला क्या है और इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, और बी कीप इन माइंड कि एवरेज लीव जो है वो हमारा बेसिकली क्या करता है, हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। जो हम एवरेज लीव को फार्मूले के जरिए से निकालेंगे वो हम अपने टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पहले तो एवरेज लीव का मैं फार्मूला लिख लूं कि एवरेज लीव का फार्मूला किसके बराबर है। एवरेज लीव इज इक्वल टू हमारे पास ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम लिख देते हैं। ये वही इनकम है जिसके ऊपर ये आपका टैक्स निकला हुआ है, ग्रॉस टैक्स। टोटल टैक्सेबल इनकम हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में। एक चीज ख्याल रखनी है, आपके पास यहाँ पे 4 एवरेज लीव है और चारों के चारों एवरेज लीव में ये वाला सेक्टर सेम रहेगा, ये वाला एरिया क्या रहेगा? सेम, यानी ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम ये सेम रहने वाला है। ये जो आगे अमाउंट लिखने वाला हूं ये हर एवरेज लीव की अपनी अपनी होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे कि हम लोग अमाउंट divisible for AR, AR stand for average leave। ठीक है जी, अमाउंट divisible पर एवरेज लीव जो है मेरे पास ये हर एवरेज लीव की अपनी अपनी होगी। ठीक है जी, तो आइए हम देखते हैं ये वाला एरिया में जो है फाइंड किया होगा, टोटल टैक्सेबल इनकम हमारे पास होगी। हमें जो चीज फाइंड करनी होगी वो अमाउंट divisible पर एवरेज लीव है। तो अमाउंट divisible पर एवरेज लीव के लिए मैं आपके लिए आपकी आसानी के लिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है जी, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है जी, तो अमाउंट divisible पर एवरेज लीव हम यहाँ पे जो है वो फाइंड करने लगे हैं। तो इसको किस तरह से निकालना है उसको देखिएगा। अमाउंट divisible फॉर एवरेज लीव हमारे पास जो है वो हम फाइंड करने वाले हैं इस सवाल के अंदर। ठीक है जी, इस बारे जो है फेज में तो देखते हैं कि हमारे पास 4 तरह के एवरेज लीव में मैं सबसे पहले उनके वन बाय वन नाम लिख लेता हूं। नंबर 1 मेरे पास एवरेज लीव है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डोनेशन। ठीक है जी, नंबर 2 पे मेरे पास है जी
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या फिर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस। नंबर 3 है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है जी। और नंबर 4 आपके पास है जी अप्रूव्ड पेंशन। ये मेरे पास 4 एवरेज लीव्स है। अब इन चारों को देख लेते हैं किस तरह से 1 बाय 1 डील करना है, ठीक है जी। बेटा मार्कर लिखे उसको। इन चारों जो है एवरेज लीव में बेसिकली 3 वैल्यू को कंपैरिजन करवाया करेंगे हम, और वो होगी लोअर ऑफ। इन तीनों में से जो आपकी लोअर ऑफ होगी वो यहाँ पे अमाउंट एलिजिबल फॉर एवरेज लीव के अंदर जाएगी। लोअर ऑफ, तीनों की लोअर ऑफ, याद रखिए कि तीनों की जो लोअर ऑफ होगी, ये बात हमें पता है कि यूजुअली आमतौर पर एवरेज जो है एफडीआर ने जब भी हमें कोई रिलीज देना होता है तो हमें क्या देता है, लोअर ऑफ लेता है, पिक करता है। तो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट लिखी जाएंगी वो आपकी लोअर ऑफ जो है उसमें से लेंगे, 3 हो, 2 हो, 1 हो, आपने उसकी लोअर ऑफ लेनी है। सबसे पहले डोनेशन की बात करते हैं। तो डोनेशन के अंदर बच्चों हमारे पास क्या है कि हमारे पास डोनेशन एक चाहे क्लॉज 61 वाली है चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली है, ये बात समझ लें। डोनेशन आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली हो या आपके पास डोनेशन जो है वो एवरी लीव जो है हमारे पास क्रॉस 61 वाली हो, दोनों डोनेशन के ऊपर हम लोगों को एवरी लीव मिलता है। तरीकाकार क्या है इसको समझ लीजिए। एक अमाउंट होगी आपकी एक्चुअल डोनेशन जो आपने ली होगी, एक होगी आपकी एक्चुअल डोनेशन, ठीक है जी, और दूसरी अमाउंट होगी आपकी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। एक एक्चुअल अमाउंट है और दूसरा है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इन दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा बेटा वो आप लोगों ने अमाउंट एडिविजिबल फॉर एवरेज फार्मूले के अंदर फिट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 अमाउंट ही है, डोनेशन की सिर्फ 2 अमाउंट ही है कंपैरिजन में, एक एक्चुअल और दूसरा 30% टैक्सेबल इनकम। इन दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा, ठीक है जी, वो आप चले जाएंगे यहाँ पे लेके इसके अंदर, ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेंगे। और ये तो आपके पास गिवन हो ही गया, आपको बात करेंगे तो समझ आ गई डोनेशन की। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस, इसमें पहली अमाउंट हमारे पास एक्चुअल होगी, ठीक है जी। एक्चुअल अमाउंट हमारे पास गिवन होगा तो हम लेके चलेंगे, और दूसरा हमारे पास होगा जी 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास इसका जो अमाउंट है वो याद कर लीजिए, वो हमारे पास है जी 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख की एक हमारे पास अमाउंट होगी, ठीक है। इन तीनों में से जो लोअर ऑफ होगा वो हम जो है एज अ एवरेज यूज करेंगे, ठीक है जी। एक बात मेरे ज़हन में बिठा लीजिए अपने, ठीक है, कि हमारे पास जो सिचुएशन यहाँ पे शो हो रही है, मैं आपको बता दूं बार बार, एक्चुअल 20 लाख, इन तीनों में से जो छोटा होगा, लोअर ऑफ होगा, वो कहां चला जाएगा, मेरे फार्मूले के अंदर चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस दोनों लिखे हुए हैं, तो अगर पेपर में ये दोनों आ गए, शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने और लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो एक बात जरा और सुन लीजिए, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट की है और आप लोगों ने जो है वो लाइफ इन्वेस्टमेंट भी की शेयर में, तो फिर दोनों में से एक पे रिलीज मिलेगा, दोनों पे नहीं मिलेगा। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसके ऊपर रिलीज मिल जाएगा। बात में समझ आ रही है? यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट शेयर भी किया है और लाइफ इंश्योरेंस भी किया हुआ है, तो फिर इन दोनों के कंपैरिजन में एक पे मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी बड़ी होगी।
बड़ी करके फिर ऐसे इसको जो है वो लगा लेंगे, स्लैब कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा एक और बात, इन्वेस्टमेंट शेयर्स का मतलब है आप लोगों ने शेयर में इन्वेस्टमेंट किसकी मत करना है, पब्लिक कंपनी के अंदर, और वो भी आपने एज अ ओरिजिनल अलॉटी शेयर परचेज किए हो। कैसे किए हो, एज अ ओरिजिनल अलॉटी। ओरिजिनल अलॉटी से मुराद ये है कि आप ये नहीं है कि आप जाकर स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद लेंगे तो आपको ये रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नई कंपनी स्टैब्लिश हो और आपको उसके शेयर मिले। यहां पे एक और ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर वहां से आपने शेयर खरीदे हैं तब भी आपको ये वाला रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ आई है मेरी बात, ठीक है जी। तो ये मेरे पास है इसका रिलीफ है। आगे मेरे पास है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी बच्चों हमें ऐसे ही करना है, ठीक है जी। एक हमारे पास हो जाएगा हमारा एक्चुअल, ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास होगा जी हमारा 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम हेल्थ इंश्योरेंस का, और इधर हो जाएगा हमारे पास जो रुपीस है 1,50,000, ठीक है जी। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 1,50,000 हमारे पास जो है एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास अप्रूव्ड पेंशन है, इसमें क्या सीन होगा, इसमें भी अगेन एक्चुअल, ठीक है जी, एक्चुअल हो गया हमारे पास। और दूसरा उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या वैल्यू आएगी, इसको और देख लीजिएगा, 20% हम लेंगे, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। यहां भी कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है जी, ये इसमें सिर्फ दो अमाउंट का कंपैरिजन है, ठीक है जी, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेकिन एक चीज यहां पे मैं हाईलाइट करवाना चाह रहा हूं, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम तो है ही है पेंशन के अंदर, एक चीज एक्सेस में ये नोट लिखने लगा हूं, ठीक है जी, प्लस 2% ऑन, प्लस 2% एक्स्ट्रा देंगे, इस 20% में 2% एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्लस 2% ऑन एवरी ईयर एक्सीडिंग,
ठीक है जी। सो अब हमारे पास इस चीज को समझ लीजिएगा, सिचुएशन को देख लीजिएगा कि हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसको मैंने ये समझाना है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर हमने कहा जी अप्रूव पेंशन फंड में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको एवरेज मिलेगा, ठीक है जी। कौन सी दो अमाउंट है हमारे पास, एक एक्चुअल है और दूसरा है हमारे पास 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेकिन एक साथ यहाँ पे मैंने जो है नोट लगाया है +2% ऑन एवरी ईयर, यानी कि अगर +2% एवरी ईयर करेंगे अगर उसकी उम्र एक्सीड कर रही है 40 ईयर से, अगर उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो हर साल के ऊपर उसे 2% एक्स्ट्रा मिलेगा इसके अंदर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30%, यानी कि ये जो परसेंटेज है कहां तक जाएगी, मैक्सिमम 30%, इससे ऊपर नहीं जाएगी। यानी कि अगर उसकी उम्र 41 साल है, 41 ईयर है, अगर 41 ईयर एज है तो इसको कितना मिलेगा यहाँ पे 22%, अगर 42 ईयर है तो इसको 24%, यानी हर साल के ऊपर 2% एक्स्ट्रा। और अगर 45 होती है तो कितना मिलेगा 30%, और अगर उसकी 46 होती है तब भी 30, 47 में भी 30, इसका मतलब फिक्स में 30 रहेगी, सही है। ये अगर केस ऐसा आता है तब आपने करना है, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में आपको 20% लेना है। बात समझ आ गई है। तो ये हमारे पास बच्चों एवरेज लीव का टॉपिक था, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना है। आपके जितने भी न्यूमेरिकल है 8 9 10 है, ठीक है, उसके अंदर एवरेज नंबर आए हैं तो उसको इस तरह से एड्रेस करना है। बात में समझ आ गई है, ठीक है जी। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए तो फर्दर वो मुझे मैसेज करके जो है वो कंसल्ट कर सकता है, इंशाल्लाह उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। पी मामला, अल्लाह हाफिज। पहले पिछले दो लेक्चर में ना आपने किया